की डिमांड हो, क्वेश्चन को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब साल्ट की एनालिसिस करते हैं हम लोग, साल्ट मतलब किसकी, साल्ट ऑफ अल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर, इनकी हम बात करते हैं। इसका मतलब ये कहां है आपका फर्स्ट ए, इसमें कौन कौन आएगा, लीना की रब से फरियाद, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। ये सब के सब जब साल्ट बनाएंगे तो ये अपने +1 स्टेट में होते हैं। +1 मतलब अगर साल्ट में हम देखा जाए तो ये इस तरीके से चलेंगे। क्लियर, यानी हमारे साल्ट में अगर वो अल्कली मेटल के साल्ट हैं तो अल्कली मेटल के जो कैटियन बनेंगे वो आपके इस तरह बनेंगे। क्लियर, इसी तरह जब हम इनकी बात करते हैं तो ये आपका जो है आ जाता है कहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ए। सेकेंड ए में कौन कौन आ रहा है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, लास्ट वाला छोड़ सकते हैं आप, रेडियो एक्टिव। ये किस में होते हैं अपने +2 में। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका क्या होता है +2, इनका क्या होता है +1। +1 का मतलब जब भी ये चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं किसी पर, और ये अगर ट्रांसफर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी ये अपने किसी भी प्रकार के साल्ट में आएंगे उनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा जो हमारा डिस्टर्ब करने वाला होता है वो हमारा होता है कौन सा, क्या कहते हैं, बोरान फैमिली का एल्यूमिनियम। ये हमेशा किसमें होता है +3 में होता है। क्लियर, और इसके साथ एक और डिस्टर्ब करेगा, वो हमारा आएगा, इनके साथ हम लोग क्वाइनेज को लेकर चलते हैं। क्वाइनेज में अगर आप आते हो तो बेसिकली हम इसके बारे में ध्यान देते हैं, यानी मैक्सिमम चाहे जो पूछे जाए वो आपके यही हो सकते हैं। क्लियर, तो इनके साल्ट आपको देखने को मिलेंगे और इनके साल्ट से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। आप देखो, अगर साल्ट की हम लोग बात करें तो साल्ट के लिए क्या होना चाहिए, कैटियन तो इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर हम एनियन की बात करें तो एनियन की जब हम लोग बात करेंगे तो एनियन की कैटेगरी अपने पास 2 आती है। एक होता है क्या, मोनो एटॉमिक, और दूसरा होता है क्या, पॉली एटॉमिक। यानी ऐसा एनायन जो सिंगल एटम का हो, ऐसा एनायन जो कई एटम का हो। कई एटम में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ढेर सारे आते हैं, जैसे ClO3- क्लोरेट आ जाता है, इसको क्लोरेट आयन बोलते हैं, क्लोरेट खूब पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपको कार्बोनेट ये दे सकता है पॉलीएटॉमिक में, इसी तरीके से आपको सल्फेट ये दे सकता है, इसी तरीके से आपको जो है बाइकार्बोनेट ले सकता है, HCO3- इनको ले सकता है, इसी तरीके से आपको NO3- नाइट्रेट ये ले सकता है, इसी तरीके से आपका OH- भी आ सकता है क्योंकि डाइएटामिक में वो भी है। ठीक है, और यहां पर बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग हैलोजन को मोस्टली लेते हैं। किसको लेते हैं, हैलोजन को। हैलोजन का मतलब इसकी अगर बात करोगे तो F-, Cl-, Br-, I-, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पर एक हम लेते हैं क्या, OH-। ये देखो, ये है तो क्या इस कैटेगरी में डाई एटॉमिक के केस में आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जितने भी पॉली एटॉमिक होते हैं ये आपके एक डायरेक्ट आप कर लेंगे लार्जर साइज वाले होते हैं। इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, किसकी, इनकी बात करते हैं, ये तो ये भी आपका क्या होता है
लार्जर साइज। और अगर इसकी बात करें F माइनस की, और साथ में इसके OH माइनस भी, तो दोनों ही क्या हैं, ये स्मॉल साइज वाले ही। मेरी बात समझ में आई? क्या क्या चीजें हम आपको बता रहे हैं ध्यान रखने की, ये ध्यान रखने की। अब अगर इनकी हम बात करें कि इनके साइज का क्या ऑर्डर होगा, अगर हम ये चलते हैं और हम ये बोले कि साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जानते हो साइज क्या हो रही है। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि बड़ा आइटम है तो बड़ा आइटम का आयन भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहां भी बताओ क्या होगा, यहां भी साइज क्या हो रही है अगर ऐसे चलते हो तो? कोई दिक्कत आपको? इतनी चीजें आप नोट करो फटाफट, ठीक है? ये आप नोट कर लीजिए। सर हाँ, सर ये इधर साइड का नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये एटॉमिक वाला सर। पॉली एटॉमिक में हाँ सर, नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिख रहा है? एक मिनट जरा बताना। अब हाँ सर, लेकिन नीचे का नहीं आ रहा है सर, कार्बोनेट के बाद नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कार्बोनेट के बाद नीचे का नहीं दिख रहा। एक मिनट रुके रहिए। अभी इसकी आंख थोड़ी मैं दबाता हूं। अब बताना। हाँ सर, अब बाई कार्बोनेट तक दिख रहा है। अब सर नाइट्रेट। आ गया ना? आयोडाइड माइनस दिख रहा है? सर नाइट्रेट तक नहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। अब अगर बोलोगे तो, और बोर्ड के आसपास दीवार तो नहीं दिख रही कहीं? सर और कोई डाउट? नो सर। ऑनलाइन पढ़ने वाले इस बात का ध्यान रखा करें भाई, मैं दिख रहा हूं। यस सर, लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। अब नहीं दिख रहे हैं। अब नहीं दिख अब नहीं दिख रहे हैं। अभी बताओ। थोड़ा सा। अरे तो थोड़े से दिखाना है मुझे। अब और ये सर पूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा। अच्छा चलिए, आप कंसेप्ट को देखिए, हमें ज्यादा देखने की कोशिश ना करें। आपको कंसेप्ट दिखाई देना चाहिए। वैसे भी आज मैं नहाया नहीं हूं तो अच्छा नहीं लग रहा हूँ। नहीं सर, अच्छे लग रहे हैं बहुत। ओ क्या बात है, क्या बात है। अब दिन मेरा अच्छा हो गया आज, किसी ने कहा थैंक यू तो। सर। हाँ? चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये चीज इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी चीज ध्यान रखना क्या कठिन काम है क्या? नहीं कठिन काम है। यानी अपने पास जब भी साल्ट से रिलेटेड, साल्ट की एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वैसे तो साल्ट की एनालिसिस और भी हम लोग करते हैं आगे, ठीक है, वो आपका प्रैक्टिकल वाले से रिलेटेड होता है। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल, इनके ही साल्ट के बारे में बात करते हैं। चाहे जैसे क्वेश्चन आएंगे इन्हीं के साल्ट के बारे में। अब मैंने ये कहा कि पहले तो इनके आयन की साइज का ले लिया मैंने ऑर्डर, यहां कोई डाउट नहीं है आपको। यहां मैंने लिया तो मैंने कहा कि इस ग्रुप में हाइड्रोजन फैमिली में आई माइनस आपका लार्जर साइज में लिया जाएगा और ये आपका स्मॉलर साइज में लिया जाएगा। बाकी आप जानते हो टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ रही है। यहां पर मैंने कहा कि ये पॉलीएटॉमिक है और ये सब के सब किस में माने जाते हैं, लार्जर साइज में माने जाते हैं। क्लियर? और यहां पर मैंने कहा कि इनके साथ साथ हम इसको भी डिस्कस करेंगे और हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इनके ऑक्साइड की भी बात करेंगे हम लोग। यानी कभी कभी एनायन जो होता है हमारा, ओ डबल माइनस के रूप में भी आ सकता है। यानी आपका ओ डबल माइनस के रूप में भी एनायन देखने को मिल सकता है कहीं, यानी ऑक्साइड वगैरह में। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आप देखो अपने को
ये जब जानकारी हो गई तो अब हम इससे रिलेटेड कितने तरह के प्रॉब्लम को करने चाहते हैं, यानी कितने तरह की प्रॉब्लम अपने से पूछ सकता है वो। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो क्या क्या एनालिसिस कराएगा इससे रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू साल्ट, ठीक है। क्या क्या पूछेगा आपसे, देखो एक तो आपको ये डिस्कस करा सकता है वो, पहला लैटिस एनर्जी, इससे रिलेटेड बातें वो कर सकता है, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। दूसरी वो बात कर सकता है किससे रिलेटेड, थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। क्लियर। इसके बाद वो क्या कर सकता है, आपको वो कह सकता है हाइड्रेशन, एंथैल्पी, इनसे रिलेटेड बात कर सकता है वो। अगली बात वो कर सकता है सॉल्युबिलिटी की बात कर सकता है। अगली बात कर सकता है वो कोवैलेंट करेक्टर। ठीक, इतने तरह की वो समस्याओं को लेकर के तुम्हारे सामने आ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन ये है कि लैटिस एनर्जी क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लैटिस एनर्जी को पढ़ चुके हैं। देखो अगर लैटिस एनर्जी को हम लोग पढ़ना चाहें तो लैटिस एनर्जी को अगेन अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड, ध्यान समझिएगा, रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड is formed from their constituent ions। यानी ये कह रहा है कि लैटिस एनर्जी क्या है हमारी, इसने सीधा सीधा बोला कि 1 मोल आयनिक सॉलिड तुम्हें पाना है और उस आयनिक सॉलिड को पाना किससे है, उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से। और उस प्रोसेस में जब वो आप उसको पा रहे हो, यानी उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। क्लियर। तो लैटिस एनर्जी किससे रिलेटेड है, एनर्जी रिलीज से रिलेटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करो कि आप ये एग्जांपल समझो, आप जैसे Na+ ये आपका गैसियस आयन था, क्लियर, और Cl- आपका गैसियस आयन था। ये बहुत दूर है एक दूसरे से। अभी हम क्या चाहते हैं कि इनको करीब लाया जाए, और अगर इनको करीब लाया गया यानी इनके बीच डिस्टेंस को घटाया गया तो ये क्या बना लेंगे, NaCl+-, यानी इनकी एक लैटिस बन जाएगी। किसकी लैटिस बन जाएगी, NaCl की एक लैटिस बन जाएगी। और इस प्रोसेस में यानी जब ये करीब लाए जा रहे थे तो यहां से क्या होगी, इस प्रोसेस से एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। और जो एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी ये एनर्जी है जो इस प्रोसेस से क्या हो रही है, बाहर आ रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि लैटिस एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, क्वेश्चन इस पर आता है, लैटिस एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारे से लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन पूछता है तो उसे सिर्फ लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट में दूसरे कंसेप्ट को घुसेड़ा तो आपका क्वेश्चन गलत होने में
110% चांस फिक्स हो गया, यानी फिर तुम वहां पर बच नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहां पर हमें यह देखना है कि लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, तो लैटिस एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर ध्यान से रखिए, समझिएगा, यह होता है कांस्टेंट वैल्यू। आप कोलंबियन फोर्स पढ़ते हो, Q1 Q2 अपान R प्लस प्लस R माइनस, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहा है। ध्यान समझो, अब ये क्या चीज है, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। आर स्क्वायर करते थे तो फोर्स होता था, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये देखिए, यानी जब दो अपोजिट चार्ज को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हो, अनंत दूरी पर उपस्थित आवेश को जब एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो एक समय के बाद अब वो और करीब नहीं आना चाहती, क्योंकि अट्रैक्ट तो किए, लेकिन एक दूरी के बाद इन्होंने क्या कहा कि अब नहीं, बस हो गया। और ऐसे पोजीशन पर इनको फिक्स करने में जो वर्क हुआ, वही क्या होता है उसका, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दिस। इसका मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड है किससे, पोटेंशियल एनर्जी की। और यही फैक्टर आप ध्यान में रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप कॉपी करो फटाफट। लैटिस एनर्जी के लिए क्वेश्चन, लैटिस एनर्जी का सॉल्व होगा लैटिस एनर्जी से, यानी पोटेंशियल एनर्जी ही आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर आपने सोचा तो आप गए। क्लियर। चले आगे। तो लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया आपको। अब जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए, जैसे आपसे ये कहा गया, समझो, ये है आपका, एक मिनट बच्चों,
हाँ बच्चों, मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये कह दिया गया कि अरेंज द गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एली। मैंने कहा क्वेश्चन में एक साथ कई नहीं पूछेगा वो, ठीक है, कई चीजें नहीं पूछेगा, इसलिए जो पूछा जाए कंसेप्ट उसी का यूज होगा। अगर इसके अलावा कंसेप्ट यूज किए तो फिर मुंह तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे हम? मुंह तोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपका है LIF, आपका है NAF, आपका है KF, आपका है RBF, आपका है CSF। पहला। दूसरा मैंने लिया LIF, LICL, LIBR, LII। अगला है आपको मैंने दिया Na2O, आपको मैंने दिया Al2O3। ठीक है, ये मैंने दिया। इनको आपको अरेंज करना है कि कैसे इनको किया जाए, किसके बेस पर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, लैटिस एनर्जी। क्या कर रहे हैं आपको, लैटिस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से गवर्न होनी है। क्लियर? इनकी तुम बात करो, यहां पर क्या है, क्या सब पे एक ही प्लस है कैटियन में? क्या सारे एनायन में एक ही माइनस है? इसका मतलब Q1 और Q2 तो सेम है, सेम है, अंतर कहां आएगा, साइड में। यहां से जरा ध्यान से देखो, Li प्लस और CS प्लस, किसकी साइज बड़ी होने जा रही है? CS प्लस की साइज क्या होगी, ये लार्जर होगा, और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, यहां पर होगा। अब अगर इनकी हम लोग बात करें कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो लैटिस एनर्जी आपको अभी मैंने बताया कि Q1 Q2 अपान R प्लस प्लस R माइनस। ध्यान से देखो, R माइनस सेम हो गया सब में, रेडियस ऑफ एनायन सेम हो गया सब में, रेडियस ऑफ कीटाइन वेरी कर रहा है, चार्ज दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 सब में एक ही जैसा मिल रहा है। तो डिफाइनिंग फैक्टर कौन हो गया, अगर कीटाइन की साइज बड़ी है, कीटाइन की साइज बड़ी है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैटिस एनर्जी में अगर ऑर्डर आपको पाना है तो इसका आंसर जो आपका बनेगा पहले वाले का, वो हो जाएगा LIF ग्रेटर किससे, 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 कोई दिक्कत है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, कोई टेंशन किसी को, कोई आफत नहीं, लैटिस एनर्जी आपने यहां पर समझ लिया। अब चलो इनकी तुम बात करो, इनमें क्या है, इनमें आपका जो कैटियन है वो सेम हो गया, क्या चेंज हुआ है, एनायन पर चार्ज भी क्या है, सब में सेम है, लेकिन एनायन की साइज वेरी कर गई। इसका मतलब क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब देखो ये क्या होगा, ये लार्जर एनायन है, और ये तुम्हारा क्या है बताओ, स्मॉलर एनायन हो गया। ठीक, अब बताइए, अगेन साइज पर डिपेंड हो गया। अब बताओ साइज किसका बड़ा है, आई का। लैटिस एनर्जी अगेन किसकी ज्यादा हो गई, LIF, LICL, LIBR, उसके बाद LII। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, अगला चलो इन पर बात करो, Na2O, Al2O3, इनकी लैटिस एनर्जी हमें डिस्कस करना है। हमने कहा Na2 ये आपका +1 वाला है, यहां -2 वाला है, ये आपका +3 है, ये -2 वाला है। जरा चार्ज देखो, चार्ज की स्थिति क्या है,
10 दूना 6 यूनिट, और ये कितना दे रहा है 2 2 जा 4, देखो 2 प्लस हो गए ना इसके साथ। तो अगर ऐसे ऐसे माने हम लोग, या इंडिविजुअल ले लो तो 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6। चार्ज फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। अब साइज फैक्टर जरा देख लो, साइज फैक्टर किसका ज्यादा होगा, साइज जिसका साइज तो सेम सेम भाई, ऑक्सीजन तो सेम सेम हो गया ऑक्साइड। आपका यहां पर एल्युमिनियम की साइज क्या होगी, कम या ज्यादा, कम होगी। यानी ये केटायन +3 वाला है, 2 8 यहां भी है, 2 8 यहां भी है, लेकिन इस पर +1, इस पर +3। और मैंने आपको बताया था कैटियन की जो साइज होती है, अगर दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी नंबर ऑफ सेल दोनों में सेम है। कैसे दोनों में सेम है, आपने कहा कि Na देखो, जब Na था तो ये इसका Z11 था, यानी 2 8 1। जब आपने इसको Na+ में कन्वर्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हटा दिया होगा, तो ये किस में आ गया होगा, Na+। Z तो इसका अभी भी 11 रहेगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, और इसका मतलब 2 8। क्लियर। अब ऐसे तुम एल्युमिनियम का भी कंपेयर कर लो। एल्युमिनियम जब देखोगे तो एल्युमिनियम में क्या मिलेगा आपको, बेसिकली आपका ये Al है, इसका Z13 है, ये आपका देखो 2 8 और 3। अभी मैंने कहा कि Al को +3 में लेके जाओ तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो अभी भी नंबर ऑफ सेल कितने हैं इसके पास, 2 ही सेल है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दोनों आपके क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर किसी कैटियन पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा, और वो इसके आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ तेजी से खींच रहा होगा। इसका मतलब जो साइज है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटियन है तो इनकी जो साइज होती है वो इनडायरेक्ट रिलेशन में होगा, क्या, नंबर ऑफ चार्ज की। नंबर ऑफ चार्ज एल्युमिनियम पर +3 है, इसलिए इसकी साइज क्या होगी, नंबर ऑफ चार्ज के इनडायरेक्ट रिलेशन में, तो चार्ज ज्यादा तो साइज कम। यानी ये तुम्हारा Al क्या है, Al+3 छोटा है इन कंपेरिजन टू दिस। अब देखो चार्ज ने भी इसको सपोर्ट किया, लैटिस एनर्जी देखो चार्ज ने सपोर्ट किया, क्योंकि चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देखो ज्यादा आएगा, मॉड लेते हैं ना हम लोग, तो यहां 3 यूनिट, यहां 2 यूनिट, 3 2 जा 6 यूनिट, और यहां क्या है 2 1 जा 2 यूनिट, और यहां 6 यूनिट। साइज हमारा, साइज इसकी छोटी है, तो साइज के इनडायरेक्ट रिलेशन में था पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इस साइड की। इसका मतलब इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया तो आपका हाथ पैर क्या हो जाएगा, टूटेगा। और एक प्रकार के सवाल को सॉल्व करते समय 18 तरह के कंसेप्ट यूज नहीं होंगे, बचिएगा इससे। जो हम बताएंगे वही यूज करेंगे आप, और नहीं तो फिर मेरा एक डायलॉग क्या, घाघरा में कूद जाना। ठीक है, घाघरा समझते हो ना, हाँ, नदी में चेहरे को ढक लीजिएगा मास्क वास्क लगा कर, जिससे कोरोना ना हो। मान लीजिए पानी में कूदने के बाद कोरोना का डर रहेगा ना, फिर वहां पर इसको लगा लीजिएगा पूरा, और उसके बाद कूद जाइएगा हाथ पैर बांध करके, जैसे जरा सा एफर्ट ना करना पड़े फिर वहां। ठीक है, सीधे आपको एक टिकट कहां का मिलेगा, स्वर्ग में नीट की क्लास चल रही होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा हाथ पैर अपना मत तोड़वाइएगा, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप लोगों ने इसको डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी का ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, आगे चलें। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? अभी अंसार में ढेर सारे दिखेंगे। ठीक है, अंसार में पुराने पेपर देखेंगे आप तो वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन आती हैं। हालांकि 2000 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2000 तक भी क्वेश्चन पूछे गए इसके।
इसके बाद देखो दूसरी चीज, हम लोग बात करेंगे नंबर 2, थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी ये क्या होती है? किसी चीज को गर्म कर दो और मेल्ट हो जाए, किसी चीज को गर्म कर दो और मेल्ट हो जाए। अगर वो इजिली मेल्ट हो गया तो हम बता देंगे साहब वो थर्मली कम स्टेबल है, और अगर आप गर्म करते रहो वो मेल्ट ही ना करे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब वहां पर वो कम स्टेबल है। क्लियर? मतलब ज्यादा स्टेबल है। आप दो चीज ध्यान देंगे हम लोग, एक तो ऐसे सॉलिड जो कोवैलेंट के हैं और एक ऐसे जो आपके आयनिक हैं, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी हम दो उसमें चेक करेंगे। अगर दो में हम चेक कर रहे हैं तो आपके पास दो कैटेगरी हो गई थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। क्या? हम लोग देखेंगे आयनिक का, आयनिक सॉलिड, और दूसरा आप क्या देखोगे? कोवैलेंट सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, कोवैलेंट, कोवैलेंट में, आयनिक सॉलिड में अगेन हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्ट रिलेशन में किसके आएगी? लैटिस एनर्जी की। ठीक है? कैसे? अगर यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कि जो आपका आयनिक सॉलिड है वो एक तो क्या होगा, एक ऐसा होगा जिसमें आपका क्या हो जाए कि मोनो एटॉमिक एनायन आ जाए। मोनो एटॉमिक एनायन समझ रहे हो? मोनो एटॉमिक एनायन का मतलब स्मॉल साइज का एनायन हो। ठीक है? यानी यहां पर हमने कहा स्मॉल साइज एनायन, इसके लिए बात करेंगे। ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और अगर मान लीजिए आपका इफ एनायन इज लार्ज, एनायन इज ऑफ लार्ज साइज, अभी लार्ज साइज की मैंने बात किया था, लार्ज साइज की बात किया था, और लेकिन ये है आयनिक ही, तो ऐसे में यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका होगा फजांस रूल। क्या लगेगा? फजांस रूल। क्या क्या मैंने बताया बचने के लिए? थर्मल स्टेबिलिटी के लिए क्या बचने का तरीका बताया? स्मॉल साइज एनायन। ठीक है? ऐसी कंडीशन में क्या चलेगा आपका? लैटिस एनर्जी। और अगर एनायन आपका लार्ज साइज हो गया, लार्ज साइज बेसिकली पॉली एटॉमिक के लिए, ठीक है, बेसिकली पॉली एटॉमिक या लार्ज साइज, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फजांस रूल को फॉलो करेंगे। फजांस रूल क्या कहता है? छोटा केटायन बड़ा एनायन। अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वहां पर जो एनायन था उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिफॉर्मिटी आ गई है, और अगर किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई तो इसका मतलब यह हो गया कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर फजांस रूल में ध्यान रखिएगा कि अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ यानी थर्मल स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोलराइजेशन। क्लियर? अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसकी जब बात करेंगे कोवैलेंट वाले में, जहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं है, जहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो अगर इनकी हम कोवैलेंट की बात करें तो जो नॉन मेटल हैं या इस प्रकार से हैं इनमें, तो यहां पर आप याद रखिएगा इनके केस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड एनर्जी की। किसके प्रोपोर्शनल होगा? बॉन्ड एनर्जी की। इतनी बात समझ में आई? नोट करो इसको फटाफट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? इसके बाद
नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अच्छा देखो, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह से जो हम अब पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। तो दुनिया भर के आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब इनको पढ़ने की जरूरत क्या थी? इस टॉपिक में इतना समय हमने लगाया, और कल मैंने आपको लेक्चर भेजा था, आपने भी समय लगाया होगा। अगर देखा होगा ईमानदारी से, बढ़ा बढ़ा के, घटा घटा के। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले पढ़े हो तो देखने की जरूरत ना पड़ी हो। जो नए लोग हैं उन्होंने देखा होगा, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहां से आ रहा है? छटनी भर के यहीं से आ रहे हैं, सब फिक्स है। तो इतने बड़े टॉपिक हमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि 11th और 12th पास करने के लिए थ्योरी की जरूरत है, कंपटीशन पास करने के लिए ट्रिक की जरूरत है। अगर आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट नहीं है, आप कंपटीशन में सफलता नहीं अर्जित कर सकते। आपको तरीके आनी चाहिए कि कहां पर किस तरीके की बात की जाती है। अगर ये बात कर ले जाते हो तब तो आपका कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। अब जैसे यहां पर मैं एक क्वेश्चन दूं, अभी देखो कितने लोग इसका आंसर सही बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टीएस। किसका सवाल है? थर्मल स्टेबिलिटी का। पहला मैंने दिया इन दोनों में बताना है आपको। या ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही है। चलिए कुछ इनको करने की कोशिश करें आप। इधर मैं एक जोड़ दे रहा हूं ऐसे, क्योंकि कार्बन मैंने यहां बढ़ाया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6 मैंने किया है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें 6 है, इधर भी कर दो, ठीक है। ये कर दिया, कोई दिक्कत? अब बराबर हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिए, ये बताओ ये किस प्रकार के कंपाउंड हैं? क्या ये कोवेलेंट है, नॉन मेटल के हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। अब अगर इनकी बात किया जाए कि एक तो ये बेंजीन है और दूसरा ये साइक्लोहेक्सेन है, इनकी बात किया जाएगी थर्मली कौन स्टेबल होगा? योर आंसर विल बी दिस, ठीक है ना। आपने कहा कि ये ऑर्डर होगा यहां पर, और अगर मैं बोलूं कि आपका गलत ऑर्डर है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल बोल दिया ऐसे। अब बताइए, आप तो गलत हो गए, आप यहां पर सही है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी, किस प्रकार के बॉन्ड के बनने में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा डिफाइन होती है? पाई या सिग्मा? सिग्मा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान समझो, हमने कहा नहीं कि देखते ही कूद पड़ोगे कि इसमें रिजोनेंस है, इसमें ये है, इसलिए हमारा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर? आपका स्टेबल ये ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी। कौन स्टेबल ज्यादा है? आप देखो ध्यान से, अगर आप ये कहते हो काइनेटिकली, देखिए काइनेटिकली अगर देखा गया कि अगर रिएक्शन के बेस पर बात की जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा,
ये ज्यादा होगा। लेकिन यहां इसने वो नहीं कहा है, इसने स्पेशल टर्म लगा दिया, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बेस पर अगर दोनों का जो देखा जाए कि स्ट्रक्चर एक जैसा दिख रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, जिस स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बने होंगे, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हो सकता है सेकंड एग्जांपल हमारा कम सेट हो पाया हो, अभी मैं उसको देखता हूं, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपस में बराबर हो गए या कंपेरेबल हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पर कौन सा डोमिनेट हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, रेजोनेंस। यहां पर अगर बात की जाएगी तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने कितने हैं, जरा काउंट करो, 1 2 3 और 6 हाइड्रोजन से, 6 3 9। यहां बात करो, यहां कितने हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, और कितने हैं, हर कार्बन पर 2 2 और एक्स्ट्रा सिग्मा। इसका मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 6 18, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, और वहां 12, यानी रेशियो कितना आया, 1:2। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर इनमें पूछी जाती तो कौन सा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब गर्म करके मेल्ट करने की बात हो रही है, रिएक्टिविटी की नहीं पूछ रहा है ये। रिएक्टिविटी होती तो अलग चीज होती। आप देखो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। अगर आप वहां पर लगा के आते तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, थर्मल स्टेबिलिटी का, गलत हो जाता। हाँ हाँ, तब रेजोनेंस, हाँ बिल्कुल बनाएगा भाई थर्मल स्टेबिलिटी। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब स्टेबल हो रहा है, बॉन्ड स्टेबल हो रहा है। लेकिन यहां पर देखा गया कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, आइसोमॉर्फ है, एक जैसे 6 कार्बन 6 कार्बन, इसकी भी रिंग इसकी भी रिंग। अंतर कहां गए, यहां कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, बट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके बनने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है इन कंपेरिजन टू पाई। और जब बनने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। अब बॉन्ड एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसकी धड़ से अपने आप चढ़ जाएगी ऊपर, प्रायोरिटी सिग्मा बॉन्ड। यहां पर रिजोनेंस और ये सब डोमिनेट नहीं किया। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, वो वीक बॉन्ड है ना। हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े बॉन्ड की बात हो रही हो तो छोटे मोटे फैक्टर की बात आएगी क्या, छोटे मोटे फैक्टर की बात आएगी। अगर दोनों में सेम कंडीशन हो जाए और एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, अब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े फैक्टर डिफर हो रहे हैं तो छोटे मोटे की बात कहां आएगी। दिमाग एक्सेप्ट नहीं किया ना। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 5 नंबर माइनस कर लेना अपने से, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, दिमाग को सोचने मत दो। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट हैं इन पर आपका दिमाग नहीं लगना है। हम लोग आप देखो 2 प्रकार की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। एक चीज ध्यान समझो आप, जैसे अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं बताया है। आगे मैंने कहा था कि जब हम एसएन रिएक्शन कराते हैं तो वहां एक रिएक्शन में एसएन प्राइम भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एसएन प्राइम। एसएन प्राइम में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको 2 प्रकार से हम कंट्रोल करते हैं। एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसको मैकेनिज्म बता रही है कि स्टेबिलिटी फैक्टर से करते हुए चले आए। दूसरा होता है थर्मली कंट्रोल्ड फैक्टर। 2 प्रकार की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी। कहां पढ़ाए हैं इसको, अभी नहीं पढ़ाया, तुम लोग पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट्स में पढ़ चुके हो। और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। थर्मली कंट्रोल्ड अगर हम देखेंगे तो हम हमेशा हीट की रिस्पेक्ट में देखते हैं।
और ऐसे में हम बताते हैं कि थर्मली वो स्टेबल होगा जिसको ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही हो। थर्मली वो स्टेबल होगा जिसको ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही हो। तो ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? ऐसे जहां पर क्या हो, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ रही हो। तो बॉन्ड एनर्जी आपकी सिग्मा बॉन्ड अगर ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा होगी। अब इनकी तुम बात कर लो, इनकी बात करो कि यहां पर क्या कंडीशन बन रही। मैं इसको सेट करने वाला था इसी पैटर्न पर, हो सकता है ये सेट ना हुआ हो एग्जाम्पल, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि अगर सिग्मा बॉन्ड सेम हो जा रहे हो, मेरी बात समझिएगा, अगर सिग्मा बॉन्ड सेम हो गए तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करने लगेगी? आपके रिजोनेंस पर। इसका मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन मिल रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? जैसे एक चीज ध्यान से देखो, जैसे मान लिया जाए कि मैं एक और सेट करता, यहां पर मैं यहां पर जो एग्जांपल बनाना चाह रहा था वो मैं इसको दिखाना चाह रहा था कि इसमें क्या है, ठीक है, और ये इसमें देखो रेजोनेंस नहीं है, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हमारे इसकी ज्यादा होगी। लेकिन बेंजीन के केस में उलट गई कंडीशन। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल देखो, कोवैलेंट में ही देखो आप। सर जी, हाँ जी, सर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपने दिया है, हाँ, सर इसमें सेकंड वाले की ज्यादा होगी सर। अरे मैंने कहा मैंने सेट किया, अब आप देखो गिन उन के, देखो कैसे क्या है। नहीं ठीक सर, है, वो इस सिग्मा बाउंड ज्यादा है कम है। अब इस एग्जाम्पल को मत ध्यान दो, अभी इस एग्जाम्पल को मत ध्यान दो। मैं बेसिकली इसको सेट कर रहा था लेकिन ये सेट नहीं हो पाया। हो सकता है आपको वहां पर सेट मिले, वो बना के देखिएगा, छोड़ो उसको। अगर ऐसा होगा तो फिर बदल जाएगा। यहां से बात करो तुम, जैसे आपको ये दिया गया, क्लियर, और एक यहीं पर मैंने ये बना दिया, दो पाई बॉन्ड बन गया। अब जरा ध्यान से देखो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा स्टेबल हो जाएगा? ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जो मैं बताना चाहता था, यहां क्या स्थिति है? रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन है, यहां पर नहीं है। तो थर्मल स्टेबिलिटी आप ये ध्यान रखिएगा। और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं वो हम देखते हैं रिएक्शन के बेस पर, वहां पर काइनेटिक्स लगती है। और थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात आएगी तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर यहां पर कोवैलेंट में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कोवैलेंट में आपको यह ध्यान रखना है। एनी डाउट? तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखेंगे, हालांकि इतने डीपली वो नहीं जाएगा। फिर भी अगर गया तो फिर बचने का तरीका तुम्हारे पास ये होना चाहिए। तो अब देखो आयनिक वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। आयनिक में मैंने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी कब? जब आपका वो क्या हो, स्मॉल साइज एनायन हो, लैटिस एनर्जी कंसेप्ट लगेगा। और अगर वो लार्ज साइज हो गया है तो पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया जाए कि इसकी बात करिए, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, मैंने कहा कि Li SO4 NaSO4 KSO4, हमने कहा CS, देखो ये ट्वाइस पे जाएगा, बैलेंसी आप जानती हैं, ये भी क्या होगा, ऐसे होगा। अब बताओ अगर थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट तुम्हारे से यहां पर पूछा जाता, लाइट चली गई बच्चों को, थोड़ा सा हो सकता है इंटरप्ट हो रहा हो, अभी आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। यहां की हम लोग बात करें तो ये आपका कैसा है? सल्फेट 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 सल्फेट, क्या है ये? लार्जर एनर्जी है। क्या यहां लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे? लैटिस एनर्जी अगर पूछा था तो लैटिस का कंसेप्ट लगा सकते थे आप। जैसे इस क्वेश्चन पर थर्मल स्टेबिलिटी ना पूछता, लैटिस एनर्जी पूछता। अब मैंने कहा नहीं कि आपको कंसेप्ट में मैचिंग नहीं करनी, मिक्सिंग जहां किए आप दे। पूछा गया थर्मल स्टेबिलिटी, हमने कहा केस कौन सा है? केस ये पॉलीएटॉमिक का है, पॉलीएटॉमिक यही लार्ज साइज एनाइन का है।
लैटिस एनर्जी को कंसेप्ट, हो सकता है लैटिस एनर्जी भी वही बात कह दे, बात पूरी समझिएगा। हो सकता है लैटिस एनर्जी का एक्सप्लेनेशन भी ठीक इसी पर हो जाए, लेकिन हम डोमिनेशन किसका देखेंगे? डोमिनेशन हम पोलराइजेशन करेंगे। क्लियर? अब बताओ, फजांस रूल जब तुम लगाओगे इस पर, तो इसने क्या कहा है? छोटा केटाइन बड़ा एनायन, एनायन तो सब बढ़ेंगे, छोटा केटाइन बड़ा एनायन, पोलराइजेशन विल बी मोर। तो छोटा केटाइन कहां तुम्हें मिल रहा है? ये मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है? स्मॉल केटाइन। तो इसके केस में क्या होगा? इसके केस में पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने जा रहा है? ये ले। अब हो सकता है कि अगर इस पर आप कंसेप्ट दूसरा लगाते तो आप फंस जाते, नहीं फंस जाते। तो कौन सा कंसेप्ट लगा इसमें? पोलराइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब तक हमने क्या क्या क्लियर किया? लैटिस एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर मैंने क्या क्लियर किया? थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम किसको क्लियर करने चल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। हाइड्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रेशन एनर्जी सीधा सीधा कहता है कि आपका चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन, यानी जो हाइड्रेशन करना चाहते हो तो मैं भी करा देता हूं, हाइड्रेशन करा देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी हम आपको एक और बोलेंगे कि इसको मैंने खूब पढ़ाया, खूब समझाया, लेकिन जो आपके आर्डर एनसीईआरटी की 11 की सेकंड बुक है उसमें दिया है, आप उसको मेमोराइज रखिएगा। एग्जाम में कोई दिमाग न लगाइएगा, क्योंकि उसने जो दिया है मानेगा वो वही। क्या मानेगा? वही मानेगा। लेकिन वहां पर अगर कंसेप्ट पूछता है कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो तुम्हारा कंसेप्ट ये है, लेकिन वो कभी आज तक कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं। बस उसको याद करने के लिए मैं आपको जो समझा रहा हूं कि कुछ कंसेप्ट अगर आपको ध्यान रहेगा तो वो आर्डर आपसे मिस नहीं हो पाएगा, वो आर्डर आपका क्या हो जाएगा? इजीली तैयार रहेगा। अब देखो, जैसे हमने कहा कि अगला फैक्टर मैं डिस्कस करता हूं हाइड्रेशन एनर्जी का, इसकी बात हम लोग करते हैं। HE हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है? एनर्जी रिलीज। क्या एनर्जी रिलीज? देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको और एक टर्म देंगे, साल्वेशन एनर्जी। कोई भी सॉल्वेंट जब किसी पर्टिकुलर आयन पर ऐड होता है तो उस आयन के चारों तरफ वो क्या कर देता है? उसका घेरा बन जाता है। ध्यान समझिए, कोई भी आयन जब किसी सॉल्वेंट में डूबता है, डूबता मतलब उसके अंदर जाता है, तो सॉल्वेंट उसके चारों तरफ क्या कर देता है? अपना घेरा बना देता है। यानी आयन को सॉल्वेंट अपने अंतस्थल में छिपा लेता है। आप समझिएगा, मेरा दिल क्या है? सॉल्वेंट है। आप क्या हो मेरे लिए? आयन हो। ठीक? आपको मैं अपने दिल के अंदर छिपाना चाहता हूं। अगर मेरा दिल आपको अपने अंदर बिठा ही ना पाए, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है, तो क्या आप मेरे दिल में आ पाओगे? नहीं। वैसे ही बात हो रही है कि सॉल्वेंट रूपी दिल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा फिट होगा? जो ज्यादा फिट होगा उस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बस, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी किसी भी आयन की, पहले हम इसकी डिफिनीशन कर लें। क्या? एनर्जी रिलीज। देखो, और जितने भी एनर्जी रिलीज प्रोसेस होते हैं उनकी एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसकी? एनर्जी की। क्योंकि एनर्जी कभी हमेशा पॉजिटिवली आती है। एनर्जी निकलना और जुड़ना, इसको जब हीट के रूप में हम लोग लेते हैं तो उसकी साइन आ जाती है। इसका मतलब अगर कोई सा प्रोसेस एनर्जी रिलीज प्रोसेस है तो उस प्रोसेस की एंथैल्पी क्या होगी? माइनस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनर्जी।
रिलीज, ठीक है, माइनस। और अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्बिंग है तो उसमें इंथैल्पी और एनर्जी दोनों की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी सेम होगी। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे आप। तो यहां पर एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस, ध्यान समझिए, गैसियस आयन इज कंप्लीटली सॉल्वेटेड। ठीक ठीक, यहां देखो, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर वो सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, देन एनर्जी विल बी टेकन एट क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, और इसका सिंबल क्या होगा, He। क्लियर? आप देखो, कुछ नहीं करना है, क्या आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये बक्सा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्ट रिलेशन में होती है चार्ज के, और इनडायरेक्ट रिलेशन में होती है साइज के। ये देखो, बस इतना ध्यान रखना है आपको, चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में और साइज के। इसका मतलब क्या है, अगर चार्ज सेम हो गया तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, साइज। अगर साइज सेम हो गई तो डोमिनेटिंग कौन होगा। अरे भाई, दो डिफरेंट आयन में जब तुम कंपेयर करोगे, दो डिफरेंट आयन में, तो या तो ये वेरी करेगा और या तो ये वेरी करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आप दूसरी चीज देखो, अगर ये कहता है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन जिसको पानी घेरा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके होगा, He के। आप ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन और जोड़ दिया मैंने, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसके डायरेक्ट रिलेशन में होगा, He के, हाइड्रेशन एनर्जी की। इसी तरीके से मैंने कहा एक और जोड़ो, मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन। मैं हाइड्रेटेड बार बार कह रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज के। पानी के अंदर कौन तेजी से दौड़ेगा, जो छोटा हो। हाथी और चींटी को दौड़ा दिया जाए पानी में, कौन तेज दौड़ेगा, चींटी, पानी में डूब करके, और हथिया क्या होगा, धीरे धीरे चलेगी। बात समझे? तो अब देखो, इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं आप नहीं फंसोगे। अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो सब हो जाएगा। आप देखो, जैसे जैसे हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन, अरेंज दीज इन क्या, Li प्लस, K प्लस, Na प्लस, आपका Cs प्लस, आपका Rb प्लस। क्या है ये, एक्वस। AQ लिखा रहेगा, AQ नहीं लिखा है तो वो बोलेगा वहां पर। अगर मोबिलिटी और ये सब पूछी जाएगी तो आयन गैसियस स्टेट में हम लोग नहीं देखते, हम हमेशा कहां देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसने कहा, पहला क्वेश्चन इसने बताया कि इनको He के अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन। पहला है He के घटते ऑर्डर में, दूसरा इसने कहा है साइज के, और तीसरा इसने कहा आयनिक मोबिलिटी के, और चौथा मैं यहां देख दे रहा हूं कंडक्टिविटी के। अब इनके अलावा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब देखो, मैंने कहा नहीं कि आपको सब यही बता देंगे कि नीट में क्या आ रहा है।
उसके बाद भी अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो मत बनो, हमें क्या दिक्कत है। अगर ये अरेंज कर ले गए तो आपका काम बन गया। अच्छा बताओ, पानी के अंदर अगर करंट एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है तो उस करंट को ले जाने वाला व्हीकल कौन होता है? उसके अंदर प्रेजेंट आयन। आयन क्या होते हैं? चार्ज कैरियर है। अब चार्ज कैरियर है तो इसका मतलब करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराएंगे। अगर आयन की साइज बहुत बड़ी हो तो क्या उनकी स्पीड घट जाएगी? अरे बड़का आयन होगा तो कहां तेज दौड़ पाएगा? सेम पोटेंशियल पर नहीं दौड़ेगा, कम दौड़ेगा। तो बड़ा आयन अगर स्पीड उसकी कम हुई तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सोल्यूशन की कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन, कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोबिलिटी से हम लोग यहां देख सकते हैं। तो आप देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या तुम्हें मिल गया? मिल गया होगा। सब पे चार्ज सेम है, सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। कैसे बताओ? सीजियम की सीजियम आपका क्या है? सबसे बड़ा है। याद करो, लीना की रब से फरियाद, सीजियम सबसे नीचे है ना, तो सीजियम की साइज क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और साइज अगर सबसे बड़ी होगी तो इसकी हाइड्रेशन क्या होगी? एनर्जी कम होगी। कहां देखा आपने? क्योंकि चार्ज तो सारे आयन पर एक एक है, साइज डोमिनेट कर गया। इसका मतलब इसका आंसर तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? Li प्लस की ज्यादा है। उसके बाद एक्वस लिखो ना, लिखो, अब तो हो गया। Li प्लस के बाद कौन आएगा? इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ, कोई टेंशन आया क्या? ये हाइड्रेशन एनर्जी इनकी। अब आपने कहा साइज बोलो, साइज, साइज का घटता ऑर्डर, कौन ज्यादा बड़ा होगा? अंदर आयन कौन बड़ा होगा? जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्योंकि छोटा था, पानी ने अपने दिल में इसको ज्यादा कवर किया। वाटर इससे क्या करता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर का आयन से कौन इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बांड थोड़ी बनेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और जितना ज्यादा छोटा आयन होगा, जितना ज्यादा छोटा हो उस पर जितना ज्यादा चार्ज हो, पानी का घेरा उस पर उतना ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड आयन क्या होगा? उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो अब देखो साइज अगर देखा जाए तो Li प्लस एक्वस की साइज क्या होगी? और Na प्लस एक्वस का मतलब हाइड्रेटेड। इसके बाद कोई टेंशन? आयनिक मोबिलिटी, जो ज्यादा बड़ा होगा वो पानी के अंदर थोड़ा सा स्लो स्पीड से दौड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इसकी आयनिक मोबिलिटी। उसके बाद बताओ तुम, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, कोई टेंशन? कंडक्टिविटी, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी उसकी वजह से क्या होगी? उसकी वजह से, वजह तुम हो। पानी में कंडक्शन का वजह कौन बनेगा? ये आयन। तो आपका क्या होगा? CS प्लस, RB प्लस, K प्लस, Na प्लस, Li प्लस। कोई दिक्कत? इसके अलावा किसी तरह का कोई क्वेश्चन हाइड्रेशन से नहीं बनने वाला है। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अलावा। हाँ, क्या चीज? सी वाला क्या? ये वाला? जो आयन बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी मतलब चलना, कम होगी। तो कौन सा बड़ा था? है CS। हाइड्रेटेड की बात करो ना। मोबिलिटी कहां देख रहे हो? पानी में कि हवा में? तो पानी में सबसे बड़ा आयन कौन था? जो बाहर छोटा था हवा में, वो पानी के अंदर गया तो सबसे बड़ा हो गया।
नहीं समझ पाए, फिर समझो। अगर तुम्हारा Li प्लस गैसियस आयन की साइज पूछी जाती है तो Li प्लस गैसियस आयन की साइज सबसे छोटी होती है, क्योंकि वो गैसियस था, उस पर किसी का घेरा हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे पनियम डालोगे तो आयन क्या हो जाएगा, हाइड्रेट नहीं हो जाएगा। और हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसकी साइज छोटी हो बाहर। जो हवा में छोटा था वो पानी के अंदर सबसे बड़ा हो गया, आप समझे। और पानी के अंदर बड़ा हो गया तो पानी के अंदर मोबिलिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। मोबिलिटी अगर कम होगी तो उसकी वजह से पानी के अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। वही चीज तो यहां बताया गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी डाउट। चल, इस तरह से ये आपने देखा। एक चीज बताओ, क्या पॉजिटिव आयन ही कैरी करता है चार्ज को, यानी करंट को? क्या करंट के फ्लो में नेगेटिव आयन का कोई रोल नहीं होता? होता है, नेगेटिव आयन का भी रोल होता है। इसीलिए जब आप कोलराउस लॉ पढ़ोगे तो कोलराउस लॉ में क्या बताया गया कि जो कंडक्टिविटी होती है उसमें दोनों आयन का कंट्रीब्यूशन होता है, और दोनों आयन अपने फ्रैक्शन के बेस पर क्या करता है, करंट को कैरी करता है। बात क्लियर हुई? जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे आप। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पानी के अंदर करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराने में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन का रोल होता है। यह कहना हमारा क्या है, 100% गुनाह है। यानी अगर आपने ऐसा किया तो आप क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, और आपका गुनाह कभी क्षम्य नहीं होगा। और उसके लिए अर्थदंड आपको क्या लगेगा, 5 नंबर, 5 नंबर अर्थदंड लगेगा। यानी अगर आपने ऐसा किया तो 5 नंबर तो गए हो, यानी आप क्या कहेंगे, ठाकुर तो गए हो, यानी आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है, इंजीनियर नहीं बन सकते। फिर आइए बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। हाइड्रेशन की कहानी खत्म हुई, हाइड्रेशन की कहानी खत्म। तो हाइड्रेशन में बस खाली इतना देखना, चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, कुछ नहीं करना है आपको। ये कंसेप्ट एनायन पर भी लगेगा, ये कंसेप्ट कैटायन पर भी लगेगा, बिना किसी क्या कहते हैं, बिना, जैसे नेता लोग कहते नहीं, बिना किसी लाग लपेट के, सीधा सुनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इनके अलावा कुछ सोचे तो जबड़ा तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे, जबड़ा तोड़ देंगे। इसलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की डिकोडिंग जरूरी है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब एक फैक्टर आया अगला, जिसको हम लोग सॉल्वेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, यानी सॉल्वेबिलिटी हम देखेंगे। सॉल्वेबिलिटी माने घुले। पहला कंसेप्ट, पोलर प्रेफर पोलर सॉल्वेंट। अगर तुम चाहो CH4 को पानी में घोलो, घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, क्योंकि लोहा लोहे से ही कटेगा। पोलर हमेशा पोलर में ही घुलेगा। इसीलिए अगर पोलर के साथ आपने किसी तरह की कोई छेड़खानी किया तो आप फिर गए, क्या हुआ, आप गए। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि जब भी सॉल्वेबिलिटी की बात करेगा तो हम ये देखते हैं कि पहला कंसेप्ट कि किस तरह का वो कंपाउंड है जिसके हम सॉल्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर पोलर है तो कहां घोलेंगे, उसको ले चलेंगे पानी के अंदर, कहेंगे तुम पानी के अंदर चलो डूबो। क्यों, क्योंकि पानी तुम्हारे से क्या करता है, मोहब्बत करता है, जैसे आप मेरे से करते हो। करते नहीं करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत है, कहीं साहब ये बता नहीं सकते कितनी मोहब्बत है? उसको, उसके लिए क्या यूज करते हैं, बेपनाह। शाहजहां, बेपनाह वर्ड ही शाहजहां से आया था, है? चलिए, तो अब देखो यहां पर बात करते हैं किसकी, सॉल्वेबिलिटी की। सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी का मतलब घुलने की बात की जा रही है। जब सॉल्वेबिलिटी की बात आए तो आप ये कहना कि हम क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे, क्या, सेम प्रिफर, सेम, सेम प्रिफर सेम। दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वो सेम क्या हो, डायमेंशन वाली। अगर आप कहते हो, लेकिन अब तो बायोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। बायोलॉजी में क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जैसे आपने कहा, जैसे केमिस्ट्री कहती है भाई
फिजिक्स कहती है कि भाई हम नहीं मानते हैं, लेकिन बायोलॉजी ने पूछा कि भाई आप गलत बोलते हो, हम क्या करेंगे, हम अपोजिट को भी जोड़ देंगे। क्या जमाना आ गया। कहीं साहब पोमैटो, पोमैटो कहीं क्या, ये कौन सा वृक्ष है, कहीं साहब ये कौन सा वृक्ष है, कहीं ये साहब पोटैटो और टोमेटो वाला हाइब्रिड है, कहीं साहब आलू भी बनेगा और ये भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड बना दिया उन्होंने। तो उनका काम चल सकता है, वो क्या करेंगे, कुछ चेंज करके वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बायोलॉजी वाले नहीं हैं। बायोलॉजी में हो सकता है, जैसे बायोलॉजी में आपके नीम के पेड़ पर टमाटर उगा सकते हैं वो, लेकिन हम कहेंगे भैया नीम के पेड़ पर टमाटर ना फरिए। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि सेम सेम के साथ जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंड पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर प्रेफर करेगा, अगर कंपाउंड पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर प्रेफर करेगा, अगर नॉन पोलर है तो। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूं, क्या पहला कंसेप्ट आया, पोलर प्रेफर पोलर, तो नॉन पोलर प्रेफर, नॉन पोलर प्रेफर नॉन पोलर। कोई दिक्कत? NaCl को केरोसिन ऑयल में घोलोगे, घुलेगा क्या? NaCl को, नमक को आज जाके माटी के तेल में डाल दो, ठीक है, माटी का तेल मीन्स मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, उसमें देखना घुलता कि नहीं घुलता है, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि NaCl बाबा कैसे हैं, NaCl बाबा तो पोलर हैं। इन्होंने कहा कि हम तो कैसे घुले साहब, केरोसिन ऑयल तो क्या है, नॉन पोलर है, हो ही नहीं सकता। इसी तरह CH4 को पानी में घोल दो, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगला जो होता है सॉल्बिलिटी का, ये सब तो चलो ठीक है मैंने कर लिया। अब इसने कहा कि अगर वो साल्ट है, अगर वो साल्ट है और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग रहा, यदि साल्ट को हम, साल्ट पोलर है क्योंकि हर प्रकार के साल्ट, ध्यान समझिएगा, अगर वो आपके आयनिक साल्ट हैं, आयनिक साल्ट, आयनिक साल्ट मोस्टली आपके क्या होंगे, 100% किसी का भी साल्ट हो वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। किसी का भी साल्ट हो पानी के अंदर डिजॉल्व होगा, और पानी के अंदर अगर हम साल्ट को लेके चलते हैं तो घुलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा साल्ट पानी के अंदर ज्यादा घुलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है आपका, वाटर। अगर सॉल्वेंट के बारे में ना कहा जाए तो आप सॉल्वेंट कौन सा लेके चलोगे, पानी, पानी के अंदर हम लोग घोलेंगे। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो, अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्बिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्बिलिटी इन जनरल, ध्यान समझिएगा, इन जनरल डिपेंड्स अपॉन साइज डिफरेंस। किस पर? साइज डिफरेंस ऑफ कैटियन एंड एनियन। क्लियर? आपने कहा कि साहब ये चीज हमको ध्यान में रखना है, लेकिन मैंने एक चीज लगाया है, क्या? इन जनरल। जहां फंसेगा फजान रूल लगेगा, जहां फंसेगा फजान रूल लगेगा, लेकिन हमने क्या बोला, इन जनरल। तो सारे सॉल्ट का अपने पास जो पूछा जाएगा अपने पास लिस्टिंग हो जाएगी, कहीं कुछ करने नहीं, इन जनरल फंडल में भागना ही नहीं, क्योंकि अपने पास तो लिस्ट है ना। क्या पूछोगे, यही पूछोगे आप, इसके अलावा नहीं पूछोगे। आप देखो ध्यान से कि सॉल्बिलिटी की अगर बात करें हम लोग, तो मैंने कहा कि यहां पर कोई रूल बना सकते हो क्या, मैंने कहा इन जनरल रूल बनाऊंगा, सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके साइज डिफरेंस। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा होगा कैटियन और एनायन के, तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। अब मैंने कहा कि जो एनायन होता है, एनायन कैटायन की साइज तो हम लोग जनरली देख लेते हैं। एनायन की दो कैटेगरी फिर से आ गई, एक हुआ मोनोएटॉमिक, दूसरा हुआ पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में F माइनस स्मॉलर माना जाएगा और I माइनस लार्जर माना जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज OH माइनस आपका स्मॉलर माना जाएगा, अभी लिखा चुका हूं। क्लियर? बाकी जितने पॉलीएटॉमिक होते हैं वो सब क्या माने जाएंगे, लार्जर।
क्या माने जाएंगे? लार्जर। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी आप कह सकते हो कि एनायन में आपको देखना है कि वो आपका मोनोएटॉमिक है या आपका क्या है, वो पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में सब के सब क्या होते हैं? लार्जर। मोनोएटॉमिक में आपका F माइनस OH माइनस ये आपका स्मॉलर है और I माइनस क्या है? लार्जर है। अब बस इसको ध्यान रखना है आपको। साल्ट कौन कौन सा ले सकता है? क्लोरेट। कौन ले सकता है? हाइलाइड ले सकता है? और क्या ले सकता है? वो सल्फेट ले सकता है। और क्या ले सकता है? कार्बोनेट ले सकता है। और क्या ले सकता है? बाइकार्बोनेट ले सकता है। बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है थर्मली, क्योंकि वो जल्दी से टूट जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी कर सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए इन पर कुछ काम करते हैं। हम लोग इन पर कुछ काम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्विलिटी। क्लियर? हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? सॉल्विलिटी की। दूसरे फैक्टर को गवर्न नहीं करेंगे। यहां नहीं सोचो कि साहब वो ऐसे रहा तो ऐसे हो गया। मैंने क्या कहा? कंसेप्ट की मिक्सिंग करेंगे तो जबड़ा तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे? जबड़ा। कंसेप्ट की मिक्सिंग नहीं। पहला आपको बताना है कि क्या हो सकता है। इसके आंसर को करेंगे आप। पहले पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे। सॉल्व करते भी चले मेरे साथ। क्या है ये? प्लस। ये क्या है? प्लस माइनस। क्लोरेट ClO3 माइनस होगा इसके साथ। ये क्लोरेट आयन है। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखो, यहां पर बात करेंगे ClO3 माइनस तो सब में कॉमन हो गया, लार्ज साइज है ये। यहां पर बात करो साइज का डिफरेंस ज्यादा कहां होगा? देखो इसकी बात करो SS और ये क्या है? LS। इनकी बात करो, ये क्या है? LS और ये क्या है? LS। LS LS SS LS। बताओ साइज का डिफरेंस कहां ज्यादा होगा? इस वाले में, क्योंकि ये बड़ा। ऐसे देखो, आया समझ में? इतना बड़ा और पिद्दी भर का ये, दोनों के साइज में अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा। इनकी बात करो, साइज में अंतर है क्या? साइज में अंतर है? नहीं है, कम है। अगर कम है तो साइज में डिफरेंस ज्यादा, सॉल्विलिटी विल बी मोर। क्या लगाया? कोई दिक्कत? अब ऐसे आपके इनके और भी ले लेंगे, कार्बोनेट वगैरह भी ले सकते हो आप। ठीक, कार्बोनेट भी ले सकते हैं। मैंने कहा इनके हाइड्रोक्साइड कर लो। ये देखो, हमने कहा LiF, हमने कहा NaF, हमने कहा KF, हमने कहा RbF, हमने कहा CSF। अब तुम बताओ ये क्या है? स्मॉल साइज। इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है। यहां क्या देखा आपने? SS SS। यहां ये प्लस, ये LS SS। डिफरेंस बताओ कहां ज्यादा होगा? यहां डिफरेंस ज्यादा होगा। बोलो।
बताओ साइज का डिफरेंस दिखा? अब क्या ऑर्डर हो जाएगा? देखिए इसका आ गया। ऐसे ही अगर हाइड्रोक्साइड होता तो सेम आ, नाइट्रेट होता तो क्लियर, कोई दिक्कत? अब आप यहां पर मैंने कहा इन जनरल, ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी में जाना, उसने एल्कली मेटल में एल्कलाइन अर्थ मेटल का सब कुछ दिया है। क्या दिया है उसने? उसने आपका हाइड्रोक्साइड भी दिया है, उसने आपका हैलाइड भी दिया है, उसने आपका सल्फेट भी दिया है, उसने आपका कार्बोनेट भी दिया है, उसने बाइकार्बोनेट भी दिया है। वहीं से अपने नोट्स में वो ऑर्डर लिख लेंगे और अल्कलाइन में जब जाएंगे तो उसको भी लिख लेंगे, और उसके अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं चलेगा। क्या चलेगा? या तो ये सब पूछ सकता है वो, और या तो वो जो रटा रटा है आपका उसमें दिया है। यानी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग के जितने क्वेश्चन होंगे अब इससे रिलेटेड वो सबके आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट मिक्स किया आपने तो अर्थदंड कितने लगेगा? 5 नंबर का। 5 नंबर का अर्थदंड लगने वाला है और फिर आप जाने वाले हैं। और मैंने काफी कुछ करा दिया आज आपको, और कल जब आप आओगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके आइए। आई होप कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचेंगे? अब नहीं बचना चाहिए। हो सकता है आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएं। चलिए भाई, मिलते हैं। टेक केयर। कोरोना की वैक्सीन सभी लोग लगवाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने लगवा लिया है। देश के एक जिम्मेदार इंसान ने जब लगा लिया तो आप सबको भी लगवाना चाहिए। अभी मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि 50 साल के आप हैं, पहले आपको लगेगी और अभी हमको नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग तो 10-15 साल के हैं, आप 60 साल के हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जो बाहर छोटा दिखता है वो अंदर जाके क्या हो जाता है? तो आप बाहर छोटे दिख रहे हैं, अंदर जाके बड़े हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले आपको लगेगा। चलिए भाई, जय कोरोना। यानी हम लोग क्या करेंगे? कोरोना का अंत करने पर आ चुके हैं। टेक केयर। मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। पंकज भाई क्या बात है? वो बायो क्लास नहीं होगी। आप नमस्कार बोलना चाह रहे होंगे, मैं नमस्कार आपका एक्सेप्ट कर लेता हूं। ओके, टेक केयर। बायो की क्लास नहीं होगी।